लिपापोती हमेशा होती रही अखबार के माध्यम से कि विकास हो रहा है, सुशासन है। ये बात तो 16 साल से हो रही है। अब उनको और आगे 16 साल चाहिए, तब बात अलग है, तब इसको मान सकते हैं हम। क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला? ये क्या मतलब है? यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बिहार की राजनीति हर वक्त करवट बदलती है। बिहार की राजनीति में कब क्या होता है कोई नहीं जानता, और इस वक्त मौजूदा बिहार की राजनीति क्या है, क्या चल रही है, क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं, ये बिहार की आवाम से भी छिपा नहीं है। ये वही जनता है जो सरकार पर नेता को काबिज कराती है। लेकिन इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई तरह की तू-तू मैं चल रही है। रोजगार, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष और अपोजिशन यानी कि विपक्ष लगातार आमने सामने है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर आदित्य पासवान। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका DTV भारत में। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनसे सवाल कुछ होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए विपक्ष में है और विपक्ष सत्ता पक्ष को टारगेट कर रहा है। हमारे साथ विपक्षी नेता हैं, तो इनसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि बिहार इस वक्त अगर हम बात करें, सीधा पहले लोग कहते थे कि ये बिहार में सुशासन का राज है। सुशासन का राज दिखता है? बिल्कुल नहीं। आप बताएं, दिखता है आपको क्या? मैं तो आपसे प्रश्न करता हूं, या फिर जो लोग भी इस चीज़ को सुने उनसे ये प्रश्न है, क्या बिहार में आपको सुशासन दिखता है? बिल्कुल नहीं। सुशासन नाम की चीज़ यहाँ है ही नहीं। यहाँ सुशासन नहीं, कुशासन है। तो ये बोलने का कोई तात्पर्य अब नहीं रह जाता कि सुशासन है। नीतीश जी जब आए थे सत्ता में, तो हम लोगों को लगा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्ता में आया है। एक परिवर्तन की लहर देखी थी जी, परिवर्तन की लहर हम लोगों ने देखी थी और काफ़ी अपेक्षा थी नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी से काफ़ी अपेक्षा थी कि विकास को वो एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे बिहार को कि बिहार फिर से अपनी जो उसकी खोई हुई गौरव थी वो वापस उसको मिल सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। 16 साल में बहुत निराशा बिहारियों को हुई है, इसलिए हम अपनी आवाज़ को आज बुलंद कर रहे हैं अब, और बुलंद करते रहेंगे आगे। परिणाम क्या होगा नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार को जरूर मजबूर करेंगे कि जो सरकार अपनी जो गलतियां कर रही हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। निराशा का जिक्र आदित्य जी आपने किया है। निराशा किस मामले में? क्या निराशा बिहार की जनता को अगर हुई है तो वजह क्या रही? क्या सरकार क्या नहीं दे पाई? क्या जनता को मिला नहीं जो आवाम चाहती थी? निराशा क्यों, कैसे? बहुत सारे चीज़ हैं जो सरकार को यहाँ पे करना चाहिए था और उसने किया नहीं। लिपापोती हमेशा होती रही अखबार के माध्यम से कि विकास हो रहा है, सुशासन है। अब सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी राज्य अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें उद्योग अगर उसका बढ़िया होगा तभी वो आगे बढ़ सकेगा। तो पहला जो उद्योग पहले यहाँ पे थे, आज सरकार ओनर होती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था आपने उसको यूज़ नहीं किया। अब आप सोचिए कि शुगर केन की खेती इतने वृहद तरीके से पूरे बिहार में होती है, लेकिन सरकारी शुगर मिल कहाँ पे है? जो भी है प्राइवेट हैं, और वो भी कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। कितने लेबर्स की कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है अगर शुगर मिल्स का रिवाइव होता। ये बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार की अगर हम बात कर लें तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो मिल स्टार्ट करेंगे, जो चीनी मिल है, जो गन्ने को लेकर जो किसान है, गन्ना किसान है, उनको हम तमाम वो सुविधाएं देंगे। ये बात तो 16 साल से हो रही है। अब उनको और आगे 16 साल चाहिए, तब बात अलग है, तब इसको मान सकते हैं हम। 16 साल में तो नहीं हुआ ये, ठीक है। दूसरा आप चले हैं तो देखें कि मेज़ की खेती जो है वो बहुत बृहद रूप से पूर्णिया बेल्ट में होता है वो, और सिर्फ 8 से 10% यूनिट ही है यहाँ पे जो उसको प्रोसेस करती है, और वो भी पोल्ट्री फीड और मक्के की जो आटा होता है उसका प्रोसेसिंग होता है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला? अब आप बताइए कि जितने भी रॉ मटेरियल्स इसके हैं बहुत सस्ते दामों पे बाहर के प्रदेशों में चले जाती है, और वही चीज़ प्रोसेस होकर फिर हमारे पास वापस आता है जिसको हम लोग 10-20 गुना में खरीदते हैं। तो ये क्या मतलब है? यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। अगर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट सब यहाँ पे रहती तो यहाँ पे यूनिट्स लगते और यहाँ बिहार का पैसा बिहार में लगता। अब कोई अगर यूनिट्स लगाना भी चाहे तो सरकार की पॉलिसी ऐसी है, कहती है एक सिंगल विंडो सिस्टम है। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप जाके देखिए तो मालूम चल जाएगा कि सिंगल विंडो या मल्टीपल विंडो सिस्टम भी कम पड़ेगा यहाँ पे, जो सिस्टम आज भ्रष्टाचार जिस तरह से चल रहा है। तो ये है औद्योगिक विकास में। फिर तीसरा आप चलिए तो देखिए कि विकास जो होता है उसका रिलेशन सब चीज़ों से है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है उसमें इंडस्ट्रीज।
फूड इंडस्ट्रीज देखिए आप, बिहार में फिर से आप देखेंगे आम की खेती, केले की खेती, लीची की खेती, इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ क्यों नहीं है? बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है अगर कृषि और फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री की बात की जाए तो। एक सवाल आपसे होगा मेरा आदित्य जी, बिहार में उद्योग का जिक्र आपने किया है। उद्योग को लेकर अगर बात करें तो हम कई बयान हमने सुने हैं बिहार में उद्योग को लेकर। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन अभी बने हैं, उनका लगातार हम बयान सुनते हैं। वो भी कहते हैं कि बिहार में जो रोजगार है अब लोगों को दिया जा रहा है, उनके लिए सेटअप तैयार किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कह देते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिएगा तो दिक्कतें नहीं होगी। आत्मनिर्भर बनना ठीक है या फिर रोजगार का हक मांगना कहीं से भी गलत है? अब देखिए आप, ये बात वही होगी जो आपने कहा कि गन्ना मंत्री बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो ये चीज़ें तो बहुत दिनों से आ रही है। नीतीश कुमार जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, सुशासन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आप देखिए मिड सेगमेंट अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को अगर गवर्नमेंट फाइनेंस कराती, 38 लाख लड़के यहाँ बिहार के बेरोजगार हैं, तो 38 लाख में अगर 5 लाख को भी अगर वो गवर्नमेंट लोन दे करके अगर इंडस्ट्री लगाने का हेल्प करती तो कम से कम 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। लेकिन मिड सेगमेंट एसएमई कहाँ हो रहा है? वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट बोली कि हमने उद्यमियों को लोन देने का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो वो क्या है? 5 लाख 10 लाख है। तो अगर जो 5-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के जो मिड सेगमेंट का इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कहाँ का बैंक उसको लोन दे रही है और कहाँ सरकार लोन दिलवा पा रही है? बिल्कुल नहीं दे पा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट होएगा कहाँ से? बिल्कुल बेरोजगारी चरम पे है बिहार में। बेरोजगारी चरम पर है। अब जरा हम शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से विद्वान कई पैदा हुए, बिहार ने देश को कई विद्वान दिए हैं, लेकिन आज जब शिक्षा की बात जिक्र करते हैं और इस शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम कहते हैं कि बिहार पीछे रह गया। लेकिन जब यहीं के बच्चे, यहीं के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे प्रदेश में जाकर जब पढ़ाई करते हैं, उन्हें बेहतर नौकरियां मिलती है। क्या इस बात की चोट, विपक्ष को इस बात की चोट लगती है कि यहाँ का ही युवा यहीं पर नहीं पढ़ सकता है, बाहर जाकर पढ़ता है और वहीं जाकर नाम कमाता है, लेकिन सरकार कहती है कि सब तो सुविधाएं दे रहे हैं? अब पीछे जाके अगर मैं एग्जाम्पल्स दूं तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती के नाम से हमेशा से जाना जाता रहा है। अब शिक्षा का हाल आप देख लीजिए कि जब परसों मोतिहारी में इंटर की परीक्षा हो रही थी और दूसरी पाली में 1:30 बजे के जगह 4 बजे परीक्षा शुरू हुई, और जब अंधेरा हो गया तो सरकार को अपने सरकारी गाड़ियों का बत्ती जलाना पड़ा बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो ये शिक्षा की व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की बिल्डिंग है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों की नहीं मिली, क्योंकि वैसे शिक्षक उन्होंने लाए नहीं है। आप लाओगे तब तो। अब एक चीज़ मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करना चाहूँगा। उन्होंने अम्बेडकर आवासीय विद्यालय खुलवाया था बिहार में, ताकि SC ST बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल सके, वहाँ रह के पढ़ सके, आवासीय विद्यालय का। लेकिन खुला तो वो सही, लेकिन जब आगे आप चलेंगे देखेंगे तो वो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार का एक आकंठ का जगह बन गया, और बिल्कुल वहाँ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ वो खाने की व्यवस्था है, वो भी बिल्कुल गंदी तरीके से। और बच्चा आप तो ना है खेत का रहा, ना वहाँ से पढ़ के निकल के नौकरी करने लगा। आदित्य जी, बार बार आप भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा मेरा एक सवाल है आपसे। भ्रष्टाचार तो हर सरकार में देखने को मिला है। जब कांग्रेस की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, भ्रष्टाचार तो तब भी होगा ना? क्या जब वो सरकार थी तो हर दिन क्या आपको अफसरों के यहाँ लाखों करोड़ रुपए बरामद होते थे? आज भी मोतिहारी में रजिस्ट्रार के यहाँ छापा पड़ा है और 74 लाख रुपए एक अकाउंट से मिले हैं। और ऐसा वाकया रोज़ हमको अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों सरकारी अफसरों के यहाँ ही छापे पड़ रहे हैं और क्यों इतना इतना पैसा निकल रहा है? आखिर क्या कारण है? तो ये सरकार के जो विकास की निधि जो कहते हैं, विकास की निधि जो पैसा आया, तो ये कहाँ जा रहा है? सब उनके घर में जा रहा है और वहीं से निकल रहा है। ये हम रोज देख रहे हैं। इसमें मुझे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबारों का न्यूज़ है ये। तो ये चीज़ है। देखिए अब भ्रष्टाचार कहाँ पे आ गया, हर जगह भ्रष्टाचार है। और आगे अगर हम जिक्र करें तो अभी मौजूदा बिहार में आप सरकार देखते हैं, क्योंकि खुद आप एक कांग्रेस के लीडर हैं, ये एनडीए की सरकार पर लगातार विपक्ष कहता है कि ये 5 साल नहीं चलेगी, ये नहीं चल पाएगी, खटपट चल रहा है, एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। इस बीच में आपने देखा है सीटों को लेकर एनडीए ने सब कुछ क्लियर कर दिया और 2 सीटें, जो 2 प्रमुख दलें थी, हम और वीआईपी, वो पीछे हट गई, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो बार बार कांग्रेस कहता है, राजद कहता है, पीछे से विपक्ष की लगातार ये सुर आते कि अब ये एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। ये राजनीतिक पेच है, ये उठापटक हमेशा चलते रहती है। जब चुनाव आया तो सब लोगों के अपने इश्यूज़ होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग सीटें चाहते हैं। तो उस हिसाब से अब मुकेश सहनी जी चाहते थे कि 4 सीट उनको मिले, हम जीतन राम मांझी जी चाहते थे, तो वो
कभी नाराज़ होते हैं, कहीं वापस आते हैं। तो इसमें बयानबाजी कोई कर रहा है तो उसमें ज़्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं रहेगा। मैं बिहार के बारे में बात करना चाहता हूँ, बेसिकली विकास के बारे में बात करना है यहाँ पे। विकास अगर अगर अब हम बात करें, चलिए आवाम के भी हमने आवाम से भी बातचीत की है, जो बिहार के जो आवाम है उनके भी बयान कई बार सामने आते हैं। उनका भी कहना है कि मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार ने काम किया है, ये आवाम कहती है। लेकिन जब कुछ ऐसे, देखिए कुछ परसेंटेज ऐसे भी आवाम है जिनका ये कहना है कि कुछ मिला नहीं हमें। लेकिन आपको इस वक्त बतौर आप एक लीडर हैं ऑपोजिशन के, आपको क्या लगता है कि सिस्टम में कहां गड़बड़ी है, क्या ठीक करना चाहिए और कहां कसर रह गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि खुद 15 साल से मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, लेकिन कसर छूट रही है? अब आप बताइए, अगर सही में अब पब्लिक ने क्या बोला है नहीं बोला है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी, अगर बिहार में विकास होता तो बिहार में उद्योग इतना मरा हुआ नहीं होता, शिक्षा इतना मरा नहीं होता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल नहीं होता, जो कि हम लोगों ने देखा कोविड के समय में कि लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के लोग मरे, दवा नहीं है उसके कारण मरे। लेकिन यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, आपने मेडिकल को लेकर कहा है, तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर ले कोरोना वायरस के इस खतरनाक संक्रमण के बीच, तो बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार सरकार की तारीफ की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, ये बिहार की आवाम का ही देन है। वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द होल इट्स टू डिफरेंट थिंग्स, वो अलग चीज़ें हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को बीमारी होती है तो उसके लिए इलाज की व्यवस्था होना, वैक्सीनेशन देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन ड्राइव था, वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर किया। आपको लगता है वो रूरल एरियाज में अब तक नहीं पहुंचा है? क्योंकि अगर हम शहरी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर लोगों के चलिए इलाज हो जाता है, लेकिन अगर गांव ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग इलाज के लिए तरस जाते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, अगर पटना से दूर कोई अगर 200 किलोमीटर में बैठा हुआ है, किसी दूर के जिले में किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। पटना आते आते 90% केसेस में तो वो मर जाएगा। यहाँ अगर आ भी गया तो आप देखिए हॉस्पिटलों की व्यवस्था कैसी है, पीएमसीएच में जाइए, एनएमसीएच पे जाइए, आईजीएमएस में जाइए, जानवरों की तरह व्यवस्था है। अगर आपके पास पैरवी नहीं है, किसी का फ़ोन नहीं जा पाए तो फिर लोग डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं। तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में क्यों नहीं है, या 2-3 जिलों का क्लस्टर बना के क्यों नहीं बनाया गया है? अभी तक 16 साल में क्या करे थे? सिर्फ पेपर पे आके बयान दे देने से कि मैं विकास कर रहा हूँ, सुशासन है, तो ये नहीं चल सकता है काम। ये यानी कि जमीनी हकीकत अब भी कुछ और बिल्कुल है, ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये ऐसा है। आप बताइए, आप बिहार में जितने जिले हैं, कितने जिलों में स्पेशलिटी हॉस्पिटल है? कहीं नहीं है। पीएचसी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, जब उसकी हालत खराब है तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात तो छोड़ दीजिए आप। मेरा एक सवाल है आपसे, आप मेडिकल के क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एम्स का निर्माण लगातार चल रहा है। अभी देखिए दरभंगा में एम्स के लिए हो गया, आधारशिला रखी गई है, एम्स का निर्माण पटना में एम्स बन गया है, तो मेडिकल सुविधा अब इससे ज्यादा कहाँ और देनी चाहिए? क्या सिर्फ 2 एम्स होने से पूरे बिहार का काम हो जाएगा? ये मैं आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या दरभंगा एम्स होने से या पटना एम्स होने से क्या बिहार के सारे जिलों में जितने भी लोग हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका काम हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे हिसाब से अगर मेरी राय ली जाए तो हर जिले में स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, और सरकार का कर्तव्य है ये। सरकार का यही काम है कि वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे, एजुकेशन बढ़िया दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है विकास के बारे में बोलने का। विकास अगर करना है तो पहले इन सब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, जो कि बिहार में बिल्कुल ही नहीं है। एक आखिरी सवाल, मैं इस इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा विकास बिहार में नहीं है, 15 साल 16 साल होने को हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। जनता क्यों बार बार उनको चुन रही है? आप खुद विपक्ष में हैं, अगर इतनी कमी है तो फिर आवाम क्यों मुख्यमंत्री बना रही है नीतीश कुमार को? जनता ने कहाँ चुना? 40 सीट पे आ गए मुख्यमंत्री जी। अगर जोड़ तोड़ के अगर वो सरकार नहीं बनाते तो मुख्यमंत्री बनने लायक होते। अगर वो आज भी मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार अगर सही में विकास पुरुष हैं और सुशासन सही में बिहार में है तो अकेले चुनाव लड़के देख लें, आप सबके सामने आ जाएगा रिजल्ट क्या आएगा। 20 सीट अगर क्रॉस कर गया तो हम राजनीति से फिर हम लोग सब लोग संन्यास ले लेंगे। सच्चाई यही है। तो बिहार रेंग रहा है, बिहार करा रहा है, हर तरह से बिहार करा रहा है। आप बताइए, बिहार में 1.5 लाख करोड़ का बिहार पे ऋण है, क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। हाँ, जब राजस्व आ रहा था आपको आप शराबबंदी कर दिया, तो शराबबंदी बिल्कुल असफल हो गई। राजस्व उससे करीब अभी आज की डेट में 15,000 करोड़ अगर 1 साल का आता तो 5 साल में करीबन 80-90 हज़ार करोड़ का राजस्व आता। बिहार पे लोन कम होता। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करके उस राजस्व का हानि किया, तो अपराध है ये एक तरह से। एनडीए ने आदित्य जी 19 लाख रोजगार का वादा किया था, मैनिफेस्टो था उनका चुनाव के वक्त 2020 विधानसभा चुनाव में। 19 लाख में अगर नौकरियां दी जाती तो क्या आज युवा
अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए बवाल मचाते हैं। आपने भी देखा होगा, आरआरबी एनटीपीसी मामला देखा होगा, एसटीटी अभ्यर्थी आपको देखे, आप सड़कों पर उतर गए हैं। तो ये 19 लाख रोजगार कहाँ गया? 19 लाख रोजगार देंगे उन्होंने कहा, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर देखिए तो पूरे इंडिया में बिहार दूसरे नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, 38 लाख बेरोजगारों के साथ में। नीति आयोग भी कहती है जी, आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, हर चीज में बिहार नीचे है। कोई भी एक चीज आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें नीति आयोग ने कहा कि बिहार उसमें ऊपर है, सब चीज में नीचे है। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि नीति आयोग का मानक अलग बिहार के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिहार क्या मॉरिशस में है क्या? ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब चीजें हैं और इसके लिए ये डेटाज है, ये डेटाज पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी आदित्य जी अभी भी कमी है, पूरी कमी है। चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान जुड़े हुए थे। आदित्य पासवान कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, और बिहार में विकास को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की है कि इस पर जरा फोकस करे सरकार, क्योंकि बिहार में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है। शिक्षा के मामले में बिहार पीछे है, रोजगार के मामले में बिहार पीछे है, मेडिकल क्षेत्रों में बिहार पीछे है। बिहार है कहां इस वक्त? बिहार के मुख्यमंत्री को जरा इसे देखना चाहिए। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।